दिव्यांकर तिवारी अपडेट हमें देंगे। अस्पताल में क्या अपडेट है? 2 स्टूडेंट वहां पर लाए गए थे, उनकी क्या हालत है, अभी उस बारे में कोई सूचना है? बुलेटिन आया क्या उनका? जिस बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया है, उनके जो दोस्त हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और इस पूरी घटनाक्रम के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो पूरी घटना हुई, बेसमेंट में पानी कैसे भरा, आपको क्या जानकारी है? रोड पे, ओल्ड राजेंद्र नगर की रोड पे अक्सर पानी भर जाता है जैसे ही बारिश तेज़ होती है। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी तो पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था। तो ऐसा किसी पुलिस वाले ने बताया कि थार वहाँ से निकली, पानी का लोड थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो गेट टूट गया, जिसकी वजह से वो बेसमेंट में पानी सारा एकदम एक फ्लो में अंदर भर गया। बेसमेंट में क्या लाइब्रेरी चलती है? क्या लाइब्रेरी है। कितने स्टूडेंट उस टाइम थे जब ये पूरे जो घटना हुई वो हुई, और पानी वहाँ पर कैसे, मतलब आप बता रहे हैं वहाँ पे थार गुजरी और पानी अंदर भर गया, गेट टूटा तो वो एक झटके में ही, जैसे कि डैम से टूट के एकदम एक प्रेशर से पानी जाता है, वैसे ही पानी उसके अंदर में गया था। और एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकते कि कितने बच्चे थे, लेकिन ये कि भगदड़ में काफ़ी सारे बच्चे वहाँ से निकले। पुलिस वालों को फ़ोन किया गया, जब पुलिस वालों को फ़ोन किया गया तो ऐसा बताया था कि 8 बच्चे उसमें रह गए थे। तो उसमें से उन्होंने 5 को तो पुलिस वालों ने निकाला, जिसमें एक पुलिस वाले को भी थोड़ी बहुत चोट आई निकालते टाइम पे। उन बच्चों को भी चोट आई थी, लेकिन 5 को निकाल लिया था। और उन्होंने ये बोला था कि 3 अंदर हैं। उसमें से फिर एक बच्चा लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद में वो बाहर आ पाया, उसको बाहर निकाला है उन्होंने। लगभग काफ़ी देर बाद NDRF की टीम आई थी और वो फायर ब्रिगेड तो तुरंत ही आ गई थी। उन्होंने एक बच्चे को 1.5-2 घंटे बाद में बाहर निकाला। तो उसके साथ में मैं बराबर था, उसके साथ में काफ़ी देर तक था। उसके 1-1.5 घंटे बाद में उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल आइए, RML हॉस्पिटल पहुँचिए। वहाँ से एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुँची, तो हम लोग हॉस्पिटल आए तो फिर पता चला कि जी। ये बताइए, जिस बच्चे को निकाला गया उसने क्या बताया, ये पूरी घटना हुई और फिर किस तरह से हुई, और कितना ज़्यादा अंदर पानी भरा हुआ था बेसमेंट में जब उसके बाद ये पूरी घटना हुई? बता ही नहीं पा रहा था वो, अभी भी एकदम बिल्कुल सदमे में है, लगातार बस सिर्फ रो रहा है। वो बस यही कह रहा है कि मैं बचा नहीं पाया, क्या जवाब दूंगा घर वालों को, IAS की तैयारी करने आए थे, यहाँ पे ये हो गया, बस इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। स्टूडेंट आपस में दोस्त थे? नहीं, 2 स्टूडेंट आपस में दोस्त थे। उनके बारे में क्या, जो जिनकी डेथ हुई उनके बारे में कुछ आप जानकारी बताना चाहे? वो कहाँ के रहने वाले थे और कितने साल से यहाँ पर तैयारी कर रहे थे? नहीं, ये जानकारी मुझे देने से भी मना किया गया है, और वो यहाँ पे तैयारी कर रही थी, इतना पता है बस। किसने मना कर दिया जानकारी देने से? कितने साल से तैयारी कर रहे थे? लगभग 1-1.5 साल हो गया था। किसने मना किया? किसी ने, मतलब पुलिस वालों ने मना किया या फिर आप क्यों नहीं बता रहे? नहीं, अभी उनकी फैमिली को नहीं पता है, तो इसलिए अभी फैमिली को भी नहीं जानकारी है? मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है, एक बार ये फिर से बताएं कि ये हादसा कैसे हुआ? परिवार वाले कहाँ पे रहते हैं, मतलब आप परिवार वाले कहाँ पे रहते हैं? सर मैं बता दूंगा तो वो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार और आप हमें बता दीजिए कि ये पूरा जो घटना हुई उसके बारे में आपको क्या जानकारी और कैसे पूरी घटना हुई, कैसे वहाँ पे पानी भर गया? रोड पे ढेर सारा पानी भरा हुआ था और पानी का बहाव बहुत तेज़ था। बेसमेंट में लाइब्रेरी है, उनका गेट लगा हुआ था। पानी का फ्लो अचानक से, फ्लो की वजह से गेट टूटा और सारा का सारा पानी अंदर घुस गया, और एक साथ ही पानी अंदर घुसा। नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, वो कोचिंग की ही लाइब्रेरी है, और वहाँ से बच्चों ने तुरंत ही भागने की कोशिश की, लेकिन 8 बच्चे फंस गए थे उसमें से। उनमें से पुलिस वालों ने आके 5 बच्चों को निकाला, जिसमें उनको बच्चों को भी चोट आई, एक आध पुलिस वालों को भी चोट आई। उसके बाद में 3 बच्चे लेकिन वहाँ अंदर फंस गए। फिर उन्होंने वो फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम को बुला के उसके बाद में करीब 2 घंटे के बाद में एक बच्चे को बाहर निकाला, और उसके अगले 1 से 1.5 घंटे के बाद में बाकी के दोनों बच्चों को। ये बताइएगा, ये तीनों बच्चे हैं जिनको जिनमें से 2 की डेथ हो गई है और एक बच्चे जो है वो अभी मतलब बाहर निकला है, तो ये तीनों राव इंस्टीट्यूट के ही हैं? ये शायद राव इंस्टीट्यूट, क्योंकि राव अपनी लाइब्रेरी में और किसी को बाहर के बच्चों को अलाउ नहीं करता है। आप क्या करते हैं? मैं भी IAS की तैयारी करता हूँ। तो आपको क्या लगता है, ये जिस तरह से पूरी घटना हुई और जिनमें 2 बच्चों की मौत भी हो गई, इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ पे जितनी भी जो बेसमेंट में जितनी भी लाइब्रेरीज़ या फिर कोचिंग रहती हैं, उनमें किसी में भी कहीं पे भी 2 निकासी का स्थान नहीं है। ज़्यादातर सारी जगह पे एक ही निकास है। अक्सर लाइब्रेरीज़ में होता है कि बारिश बहुत तेज़ हो जाती है तो लाइब्रेरी के अंदर पानी आ जाता है, तो उसका कोई भी प्रॉपर संसाधन नहीं है। सारी बेसमेंट में ही ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ हैं, और बच्चों को पढ़ना है तो फिर बच्चे और कहाँ जाएंगे। कुछ ही लाइब्रेरीज़ हैं जो ऊपर फ्लोर में होती हैं, ज़्यादातर सारी बेसमेंट में ही है। बेसमेंट में लाइब्रेरी में तो क्या राहत बचाव कार्य करने में देरी हुई, जिसके चलते 2 स्टूडेंट की जान चली गई? बिल्कुल देरी हुई है, क्योंकि जो चीज़ मतलब अगर हो सकता है कि अगर वो समय रहते किया जाता तो शायद बचाया जा सकता था। बाकी बहुत डिटेल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग
2 से ढाई घंटे के बाद में ये एक बच्चा बाहर आया है, उसके अगले 1 से 1.5 घंटे के बाद में उन दोनों बॉडी के बारे में पता चला है। तो इतना समय लग रहा है दिल्ली की राजधानी में, 3 से 3.5 घंटे लग रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। लाइब्रेरी कब खुलती है और कितने बजे बंद होती है, इसके बारे में क्या जानकारी है? जनरली दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में सारी लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती हैं, उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, 24 घंटे खुली रहती हैं। तो राउस की कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है उसका मेरे को आइडिया नहीं है। 7 बजे क्या बंद हो जाती है लाइब्रेरी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितने संख्या में छात्र जो है वो बेसमेंट में थे, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, इसके बारे में कोई अभी जो मतलब आपके साथ भी यहाँ पर स्टूडेंट कुछ आए होंगे और जो डेड बॉडी अंदर आई है उसकी अभी क्या अपडेट है? क्या पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया या फिर अभी सिर्फ जो लिखा पढ़ी है या लिखा पढ़ी वगैरह की जा रही है? और पुलिस वालों को बात करते हुए भी सुना था, लेकिन वो कोई भी चीज़ कभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि वहाँ पे कोई और है या नहीं है अभी भी वहाँ पे अंदर। क्या जहाँ पर जिस बेसमेंट में पानी भरा है वहाँ पर अभी कुछ बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं? अभी कुछ कह नहीं सकते, हम लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको बात करते हुए सुना है कि कोई है नहीं है, लेकिन मतलब कॉन्क्रीट नहीं कह सकता हूँ। ये बताइए क्या आप जो जिनकी डेथ हुई है, जिन स्टूडेंट की, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया है या फिर उन्हें क्या सूचना अभी तक दी गई है? पुलिस वालों ने अपनी तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी सूचना नहीं दी है पेरेंट्स को, वो बच्चे ने ही आपस में बात करी है, और लेकिन पुलिस वालों ने कोई सूचना नहीं दी है अभी तक तो नहीं दी थी। आप कहाँ रहते हैं? आप वहीं रहते हैं? हाँ, मैं वहीं पे। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ। क्या पिछले साल भी आपने ऐसी स्थितियाँ देखी थी जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ वाला मौसम आता है या फिर बारिश होती है और बाढ़ इस तरह? उसके बाद शिफ्ट हुआ हूँ मैं। हाँ जी। पूरी घटना के लिए आप किस सिस्टम को सबसे ज़्यादा दोष देते हैं? क्या नेता लोग जिम्मेदार हैं या वहाँ पर जो स्थानीय लोकल लोग हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को इस तरह? कहीं ना कहीं सबका ही रोल है। इस रोड पे हमेशा पानी भरता है, स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, आए दिन फ़ोन स्नैच होते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन खबर मिलती है कि मेरा फ़ोन 5 जुलाई को स्नैच हुआ है, मेरी FIR कराई मैंने, उसका भी कोई भी नहीं हुआ। 3-4 दिन बाद में फिर एक लड़की का फ़ोन स्नैच हुआ। आए दिन खबर मिलती रहती है, लोगों के फ़ोन स्नैच होते हैं, कोई भी उसकी बारे में कार्रवाई नहीं होती है। बहुत डिले किया था कि नहीं मिल सकता, क्या करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। और रोड पे जितना पानी भरा रहता है हमेशा, जैसे ही बारिश होती है 1 घंटे के अंदर पूरी रोड ऐसे होता है कि घुटनों तक पानी होता है, उसका कोई प्रॉपर निकास नहीं है। आप लोग इतनी उम्मीद के साथ यहाँ पर तैयारी करने आते हैं, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरह से बीते 2-3 दिन पहले एक भी घटना सामने यहाँ पर आई थी कि एक स्टूडेंट की वो करंट लगने से मौत हो गई। आज ये घटना हुई जहाँ पर दो स्टूडेंट जो हैं उनकी डूबने से मौत हो गई, वो भी बेसमेंट में जब तक वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। तो जिस तरह से पूरा सिस्टम ये काम करता है, आपको क्या लगता है कौन इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? और जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो क्या ये झटका लगता है आपको? बहुत ज़्यादा लगता है। हमें लगता है कि जितना यहाँ पे महंगा है, जितनी ज़्यादा फ़ीस देते हैं यहाँ पे रहने की, खाने पीने की, घर वालों से दूर रहते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी झेलने को मिलती हैं, खुद के साथ नहीं किसी और के साथ सुनने को मिलता है, तो अंदर से तो इंसान डिसहार्टेंड होता ही है। और फिर उसके बाद में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। किसी से भी कुछ भी कंप्लेन करो तो कोई भी सुनवाई नहीं होती है। गली में इतने कुत्ते रहते हैं, आए दिन में कुत्ते इंसान को मतलब स्टूडेंट्स को काट लेते हैं, उसके लिए कोई कंप्लेन रिड्रेसल नहीं है। रोड पे पानी भर जाता है ज़रा सी बारिश होने पे, उसका कोई निवारण नहीं है। फ़ोन स्नैच होते रहते हैं, उसका कोई निवारण नहीं है। जिस तरह से पूरी घटना हुई इसके बाद हम देख रहे हैं लगातार जो सियासत है वो भी शुरू हो गई है। जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर रही हैं कि इनकी जिम्मेदारी थी, इन लोगों ने सही से काम नहीं किया। क्या आपकी मांग है और क्या जो आपकी दोस्त की जब इस पूरी घटना में मौत हो गई है, उनके लिए आप किस तरह से न्याय की उम्मीद लगाएंगे? मुझे तो बिल्कुल भी न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि चाहे सारी पार्टियां हैं, सब बस एक दूसरे का ही, कभी एक पार्टी शासन में होती है तो दूसरे को ब्लेम करती है, दूसरी पार्टी शासन में होती है तो पहले वाले को ब्लेम करती है, बाकी करते कोई कुछ नहीं। दिल्ली की राजधानी में, मेन सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग के पास में ओल्ड राजेंद्र नगर की रोड पे ये हाल है कि आधा घंटे बारिश होने के बाद में रोड पे इस तरीके से पानी भरता है, जहाँ पे पूरे देश के छात्र आते हैं जो IAS की तैयारी करने के लिए। सबसे बेस्ट माइंड्स आते हैं IIT से और BHU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सब जगह से, और उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था है, इतने ज़्यादा रेंट्स के बाद में, तो किसी से क्या ही उम्मीद करेंगे। इंस्टीट्यूट वालों से किसी तरह का कोई संपर्क हुआ या फिर लाइब्रेरी चलाने वाले जो वहाँ पर रहते हैं जिम्मेदार व्यक्ति, उनसे किसी तरह का कोई संपर्क हुआ, कुछ कांटेक्ट उनसे? नहीं, हमारा किसी का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। पुलिस वालों ने शायद किया हो तो मैं नहीं कह सकता। ये बताइएगा कि इस पूरी घटना के लिए आप सबसे ज़्यादा दोषी किसको मानते हैं? मैं सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूँ कि यहाँ के प्रशासन को, कि बेसमेंट में अगर किसी को लाइब्रेरी या फिर कोचिंग अलाउ की गई है तो उसका प्रॉपर निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, कि ताकि अगर इमरजेंसी एग्ज़िट होना चाहिए
कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरे इमरजेंसी एग्ज़िट के थ्रू बच्चे निकल सकें। और जो कि ज़्यादातर किसी भी लाइब्रेरीज़ में इस तरीके की सुविधा नहीं है। कुछ लाइब्रेरी प्रोवाइड करती हैं ये चीज़, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सारी में नहीं है ऐसा। क्या क्या सुविधाएं खासकर होनी चाहिए? कम से कम नहीं तो एक तो अग्निशमक यंत्र होना चाहिए, 2 निकासी के लिए वो मतलब दरवाजे होने चाहिए, ताकि एक से अगर कोई इंसान फंस जाए तो दूसरे से बाहर निकल सके। और उसके बाद में वॉशरूम ज़्यादातर सारी लाइब्रेरीज़ में एक ही होते हैं, जो महिलाओं और पुरुषों के लिए कंबाइंड होते हैं, वो सेपरेट होने चाहिए। यही है। आपको उम्मीद है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में न्याय कर पाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उम्मीद। ना सरकार से उम्मीद है, ना दिल्ली पुलिस से उम्मीद। क्यों आप ऐसे? मैं बहुत कुछ सारी चीज़ें होती हैं, सारे बच्चों को आए दिन देखता रहता हूँ। किसी की कोई भी समस्या होती है, कोई भी समस्या का प्रॉपर निदान नहीं किया जाता है। आपको लगता है कि कहीं करेंगे अगर, लेकिन उन्होंने पुलिस ने तो आज के दिन पे पुलिस ने काम अच्छे से किया था कि बहुत जल्दी पहुंचे थे। एक पुलिस वाले को मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनके पैर में चोट भी आई, उन्होंने बच्चों को बचाते के टाइम पे उन्होंने बहुत प्रयास भी किया, 5 बच्चों को उन्होंने बचा भी लिया। और वो जब 3 फंस गए थे उसके बाद तब तक कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनको उस टाइम पे बिना NDRF की टीम के नहीं कुछ किया जा सकता, वो खुद बहुत परेशान थे। तो मतलब पुलिस ने इनिशियल स्टेज पे काम तो बहुत अच्छे से किया था, लेकिन वही है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पुलिस, NDRF, अग्निशमक केंद्र, इन सारे लोगों के बीच में, ताकि उस टाइम को कम किया जा सके कि जो एक जगह से खबर पहुंचा के जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, सीनियर से बात की जाती है, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं आके वो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने में, उस टाइम को अगर कम किया जा सके तो शायद ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इंस्टीट्यूट भी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो बेसमेंट में कोचिंग चलाता है। नहीं, उनकी तो कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उन्होंने तो MCD से लीगल करा के उन्होंने वो चलाते हैं। तो हाँ, ये कि इस चीज़ को और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन जिम्मेदार ठहराना बिना सारी जानकारी के उचित नहीं होगा मेरी तरफ से। दोस्त की आपकी इस पूरी घटना में जान गई, उनके पेरेंट्स को कब तक आप लोग इन्फॉर्म करेंगे या कैसे सूचना पहुँचाएंगे? उनको अभी ही थोड़ी देर में ही उनको सूचना पहुंचा दी जाएगी। अभी वो लिखित कार्रवाई चल रही थी, इस वजह से अभी रोक दिया था। कितने साल से तैयारी करी थी? 1.5 से 2 साल से। दोनों? हाँ जी। ठीक है, तो साफ तौर से विवेक आपने सुना कि जो स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, इसमें जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं जो रॉ इंस्टीट्यूट हैं उनके ऊपर भी बनती है कि जो बेसमेंट में उन्होंने भले ही लाइसेंस लेकर जो लाइब्रेरी है उसका संचालन कर रहे थे वो, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई, NDRF और पुलिस की टीम को ने भले ही समय रहते जो मदद अपने तरफ से हर संभव मदद करने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा ये जो छात्र अपनी व्यथा सुना रहा था, ये जो छात्र ये बता रहा था, इससे ये भी पता चला कि छात्रों का जीवन कितना विकट है, कितना मुश्किल है। कोई नहीं है इनको देखने वाला। मैं आपको बताता हूं, आप राजधानी दिल्ली में, नोएडा में फोन लेके चलिए ना, आप फोन से बात कर रहे हो, कान के पास अपना फोन लगाते हैं, कोई बाइक वाला आता है, फोन छीन के लेके चला जाता है। पुलिस वालों से जाके बात करिएगा तो वो ये कहेगा कि फोन छीन जाता है तो कहां मिलता है। ये व्यवस्था है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप घर ढूंढने जाते हैं, उसमें आपको 50% तो दलाली लग जाती है, ब्रोकरेज जिसको कहते हैं, जो दलाल घूमते रहते हैं, जिसको स्टैंडर्ड भाषा में ब्रोकर कहते हैं। उन्होंने बिना किसी निवेश का एक धंधा शुरू किया हुआ है, उससे वो पैसे कमाते रहते हैं और कोई अधिकारी ये पूछने वाला नहीं है कि आखिर वो इतना ब्रोकरेज क्यों लेते हैं। छात्रों की कोई नहीं सुनता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।